नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, ईद के दिन पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी ढेर हो गया और वो भी उनके हेडक्वार्टर में। तो क्या ये माना जाए कि जो अननोन गनमैन है उनका कहर अभी भी पाकिस्तानी आतंकवादियों पर बरस रहा है? जी, कहर जारी है और ये जारी रहना ही चाहिए क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा था सोशल मीडिया में और न्यूज़ जो पाकिस्तान से आ रही थी कि उनके हेडक्वार्टर जो मरकज़ तौयबा जिसको बोलते हैं, ये मुरीदके में है पाकिस्तान में, जो लश्कर का हेडक्वार्टर है वहाँ ये कमांडर है। इसको पहले खंजर खोवा गया और उसके बाद इस पर गोलियां चलाई गई और इसकी बॉडी वहां गिरी हुई थी। तो टेररिज्म जो है आंजू जी, ये चलता है डर पर। टेरर, इसका मतलब टेररिज्म का वर्ड का मीनिंग ही यही है कि टेरर फैलाना, डर का माहौल फैलाना, खौफ फैलाना। और अब ये जो अननोन गनमैन है, ये जो टेरर है, टेररिस्टों के दिमाग में डाल रहे हैं, ये बहुत जरूरी था। और इसी से आज इतना खौफ है पाकिस्तान में कि टेररिस्ट जो है वो नमाज पढ़ने जाते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो ये स्थिति बहुत क्रिएट करना बहुत जरूरी थी पाकिस्तान के लिए, ताकि ये जिस तरह से ये दिन दिहाड़े वहां बैठ के उस टेरर को यहां एक्सपोर्ट करते थे, आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज वो टेरर जो है वो इनके मन में घुसा दिया गया है और अब ये डरते हैं कि हमें कौन कब मार दे। आप देखिए ईद के दिन नमाज के बाद इमीडिएटली कैसे एक कमांडर को ढेर किया गया। ये बहुत मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये जो इनका टेरर आउटफिट्स का जो नेक्सस था वहाँ की डीप स्टेट के साथ, ये दिखाता है कि अब इनका होल्ड वहाँ नहीं रहा। अब इनको खुद अपनी सिक्योरिटी नहीं है। और जो कहा गया था ना कि अंदर घुस के मारेंगे, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। चाहे इनकी अपनी गैंग वार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से ये आराम से वहां बैठ के तमाशा देखते थे, आज हम वो तमाशा वहां देखते हैं और बारी बारी इनको हिट किया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है, ये मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। सर, ये लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाने का काम करता था, भर्तियां करता था, तो अच्छी खासी जिम्मेदारी इसके पास संगठन के अंदर थी। अब ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है ना, ये कहकर कि संगठन के अंदर ही कुछ मतभेद चल रहे थे इसलिए इसको मार दिया गया। दुनिया जानती है कि उसको अननोन गनमैन ने उड़ाया है सर, लेकिन अब खुद की नाक बचाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है कि नहीं नहीं, आपस में लड़ रहे हैं लश्कर तैयबा के आतंकवादी। चलिए, ये चाहे कुछ भी बोले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट ये है कि बारी बारी ये ठुक रहे हैं और मर रहे हैं। तो हमारा हमारे लिए वो बहुत है। बाकी ये जो मर्जी एक्सप्लेनेशन देते रहे, क्योंकि वहां सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं, आज तक सैकड़ों इंसिडेंट हो चुके हैं। तो आप किस किस को एक्सप्लेन करोगे कि ये इस पैसे की वो थी, झगड़ा था या दूसरा था। तो आप हर इस झगड़े को जिस तरह मर्जी आप एक्सप्लेन करते रहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस धरती से सफाया हो रहा है इन लोगों को, जो होना जरूरी था। जी। सर, अभी हाल ही में धुरंधर 2 फिल्म आई है, उसके अंदर भी दिखाया गया है कि पिछले 2-3 साल में कैसे अननोन गनमैन ने आतंकवादियों का सफाया किया है। और उस फिल्म को देखने के बाद भी पाकिस्तान में बवाल तो मचा हुआ है, क्योंकि इस बार वहां पर किस तरह से टाइम के साथ किस तरह जाकर उनको मारा गया, आतंकवादियों को बिल्कुल नाम के साथ सब कुछ दिखाया गया है। तो ये तो उसी की कड़ी हुई ना जो आगे बढ़ रही है, तो दहशत तो अब बाकी जो बचे हुए उनके अंदर भी होगी। जो बचे हुए हैं उनको ये नहीं पता कि उनका नंबर कब आएगा। और ये जो मैं एक टाइम पे देखता था कि कश्मीर में हर जगह को गार्ड करना पड़ता था, चाहे कोई भी सिक्योरिटी कैंप हो, कोई भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन हो, कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट जगह होती थी, हर चीज को हमें गार्ड करना पड़ता था, प्रोटेक्ट करना पड़ता था। आज वो हर चीज देखो, होनी ये जो कर्म है ना, कर्म आपके सामने आते हैं। आज वो हर चीज पाकिस्तान में हो रही है। जो जो हमने यहाँ देखा
वो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आज उनको हर एक चीज को गार्ड करना पड़ रहा है। उनकी आज वही बहुत बुरी हालत है। आप देखिए, कोई दिन नहीं जाता जब उनके 15 से 20 या 30 फौजी नहीं मारे जाते हैं, चाहे वो केपीके का एरिया हो, चाहे वो बीएलए का एरिया हो, बलूचिस्तान का इलाका हो। आए दिन उन पर दर्जनों अटैक होते हैं और उस पर उनके काफी लोग मारे जाते हैं। और ये जो अननोन गनमैन का जो डर है ना, ये बहुत जरूरी था। और ये अच्छा है कि धुरंधर 2 जो द रिवेंज अभी दूसरा पार्ट आया है, उसमें ये दिखाया है। ये डर जरूरी था। जो इन्होंने यहाँ गन मचाया था, अब वो इनके अंदर वो डर पैदा हो गया है, जिसकी वजह से ये आज बुखला गए हैं और इनका हाशर ये होना बहुत जरूरी था। और ये पिक्चराइज किया गया धुरंधर फिल्म में, इसीलिए पाकिस्तानियों को और जो उनके यहाँ हमदर्द है उनको बहुत तकलीफ हो रही है। जी सर, उनके हमदर्द तो ज्यादा रो रहे हैं। यहाँ पर तो एक जमात है जो कहती है कि इस फिल्म पर बैन लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी वो कहते हैं बैन लगाया जाए, फिल्म में तो प्रोपेगेंडा है, फिल्म में पता नहीं किसकी फंडिंग हुई है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। यहाँ तो ये कहकर रो रहे हैं सर। और पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि वो लोग पायरेसी के जरिए पायरेटेड फिल्मों के वर्जन देख रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों ने इस फिल्म को देखा है। देखिए, पाकिस्तानी जो हैं वो उनको अच्छा लगता है देखना कि उनकी आईएसआई जिन्होंने उनका जीना हराम किया हुआ है, उनकी जो फौज है जिन्होंने जब से 47-48 से जब से वो मुल्क बना है तब से उनका जीना हराम किया हुआ है, तो उनकी इतनी बुरी हालत देख के वो लोग खुश होते हैं। और यहाँ तक सवाल ये है इसका राशिद अलवी या बाकी लोगों की डिमांड की इसको बैन कर देना चाहिए। देखिए, सच जो है ना बड़ा कड़वा होता है। जो सच्चाई है, ट्रूथ इज वेरी बिटर, आपने सुना, तो कड़वा होता है, वो बर्दाश्त होगा नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई हैं जो सभी जानते थे, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, लेकिन कोई बात नहीं करता था। जब तक मूवीज बनती थी दाऊद इब्राहिम के पैसे से, आईएसआई की डायरेक्शन पे दाऊद इब्राहिम और जो अंडरवर्ल्ड था वो किस तरह कंट्रोल करता था हमारे हॉलीवुड है, तब तक सब ठीक था। उसमें उनका नैरेटिव चलता था, उस क्या क्या भारत के बारे में और क्या क्या भारत की संस्कृति की धज्जियां कैसे उड़ाई उन्होंने और किस तरह से वो दिखाया, तब तक ठीक था। अब जब आईएसआई पर और इस पर दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड पर पिक्चर बनती है तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि सच तो बर्दाश्त होगा नहीं। अब उसमें मैं तो कहता हूँ ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए, इस मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए। मेरा ये मानना है, जो सच्चाई दिखा रही है इसमें क्या झूठ है। क्या उन्होंने मुंबई अटैक नहीं करवाया? क्या पार्लियामेंट अटैक आईएसआई ने नहीं करवाया? ये आईएसआई की रियलिटी नहीं दिखाई है। और ये कौन नहीं जानता इस देश में? पाकिस्तानी नहीं जानते आईएसआई ने क्या क्या। अगर मैं गिनना शुरू करूंगा तो आपका यहाँ बहुत समय लग जाएगा। हमारी पार्लियामेंट को इन्होंने अटैक किया, राम मंदिर को अटैक किया, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक किया, मुंबई अटैक हुआ, सीरियल ब्लास्ट हुए, दिल्ली में कितने गाड़ियों पे अटैक हुए, मुंबई में जो लोकल चलती है ट्रेन ब्लास्ट, मल्टीपल ब्लास्ट हुए, कितने शहर, यू नेम ए सिटी इंडिया में। इनको शर्म आनी चाहिए बोलने वालों को। हजारों लोग मर गए, निहत्थे लोग, और उस वक्त इनको तकलीफ नहीं होती थी। अब जब सच्चाई दिखाई तो बहुत दर्द हो रही है। तो मैं तो समझता हूं इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि इनके मुंह पे थप्पड़ पड़े जो लोग इनको इस तरह से वो करते थे। इनको इसमें क्या गलत दिखाया है? क्या वो जो फेक करेंसी है उसमें जो हमारे कुछ लोग मिले हुए नहीं थे? मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता। वो जो पार्ट 1 है मैंने वो देखा है, दिखाया है किस तरह से उन्होंने वही सोर्स जो यूके से, जहां से हमारी प्रिंटिंग की मशीन आई थी, वहीं से उन्होंने पेपर और इंक लिया और हूबहू वैसे नोट बनाए। क्या वो ऑक्शन हुई? यहाँ इन्होंने ऑक्शन की वो पुरानी मशीन
और वो जानते हुए पाकिस्तान की एजेंसी को कैसे दिए, और किस तरह से वो फेक करेंसी का रैकेट चला, और 60,000 या पता नहीं कितने हजार करोड़ आना था उससे पहले डिमोनिटाइजेशन। अगर मोदी जी डिमोनिटाइजेशन नहीं करता ये पैसा खुले मुखुले आता था नेपाल से, और हमने खुद देखा है। मैं तो पर्सनल विटनेस हूं, मैं बाकियों से क्या बताना, ये तो पिक्चराइजेशन होती है। आई एम पर्सनल विटनेस। जम्मू कश्मीर में जितने ग्रुप आते थे टेररिस्ट के, आज से नहीं, मैं 15-20 सालों 25 सालों से देख रहा हूं, जो भी ग्रुप आते थे इन्फिल्ट्रेट करते थे 4-4 5-5 मिलिट टेररिस्ट पाकिस्तानी, तो उनके साथ फेक करेंसी और हर एक के साथ एक एक जो ड्रग का पैकेट, हीरोइन या कोई और किस्म की ड्रग का पैकेट साथ होता था और फेक करेंसी होती थी। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था आईएसआई का। हर एक इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप अपने साथ ड्रग्स ले जाएगा ताकि यहाँ का यूथ तबाह हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो पैसे उससे सारा नार्को टेररिज्म चलाया जाए। सबसे बड़ा रैकेट नार्को टेररिज्म का दुनिया में आईएसआई चलाती है और पाकिस्तानी आर्मी जनरल चलाते हैं। और ये फेक करेंसी का इन्होंने सोर्स हमारा टैप किया था। हमारे जो भी मिनिस्टर थे या जो भी उनको इन्होंने कैसे पटाया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब अब इसमें क्या झूठ है, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की पता कर लीजिएगा। तो इसमें सच्चाई दिखाई है, इसलिए तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो जो झूठ मूठ का नैरेटिव जो चलता था वो जब तक चलता रहा, जो दाऊद इब्राहिम चलाना चाहता था, पाकिस्तान की आईएसआई चलाना चाहती थी पिछले 20-25 सालों से, बॉलीवुड उर्दू वुड इसीलिए बोला जाता है। आप देखिए उसमें जो ट्विटर पे उर्दू वुड के बड़ी फेमस वो हैंडलर हैं जिन्होंने इसको नंगा किया है पूरी उर्दू वुड को, पूरी बॉलीवुड को, कि ये किस तरह का नैरेटिव चलाते हैं इस देश में। और हैट्स ऑफ टू देम जिन्होंने ये शुरू किया, मैं उनको सलूट करता हूं। और ये देश आभारी रहेगा, क्योंकि हमें पिक्चर देखते हुए तो ये पता ही नहीं चलता कि सटल तरीके से हमारे दिमाग में क्या क्या डाला जा रहा है। अब जब सच्चाई दिखाई तो पेट में दर्द हो रहा है। तो इन लोगों को जो ज्यादा रो पीट रहे हैं उनको देश से कोई सहानुभूति नहीं है। उनको इस देश से कोई लेना देना नहीं, उनको बस अपना सत्ता बनी रहनी चाहिए और अपना नैरेटिव चलना चाहिए। जी सर, और जैसे फेक करेंसी की आप बात कर रहे हैं ना, तो 2016 इस फिल्म में दिखाया गया है कि 2016 में 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 60,000 करोड़ रुपए के फेक करेंसी उत्तर प्रदेश आनी थी, और उसमें आतिफ अहमद नाम का एक गैंगस्टर दिखाया है जिसके आईएसआई से रिश्ते हैं। हालांकि फिल्म की शुरुआत में बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर है कि ये मतलब कि काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसके बावजूद खुद ही समाजवादी पार्टी के लोग छाती पीटने लग गए। उनको उसमें अतीक अहमद नजर आ रहा है। सर, अतीक अहमद ने तो खुद कहा था कि उसके आईएसआई के साथ संबंध है, और ड्रग रैकेट, वो ड्रग पेडलिंग जो वहां से होती थी उससे भी वो जुड़ा हुआ था, ड्रग स्मगलिंग से। तो जब उसकी एफआईआर में 2021 में ये बातें लिखी जा चुकी हैं और आज अगर ये पर्दे पर दिखाई भी जा रही है, तो किससे छिपा हुआ है ये सच? किसी से छुपा नहीं है। ये इनकी गलत फहमी है कि लोग नहीं जानते। वो बड़ा फेमस फिल्म का गाना है ना, ये पब्लिक है सब जानती है। ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, लोग जानते हैं कि अतीक अहमद कौन था, किस किस्म का गैंगस्टर था, उसने पुलिस के सामने क्या कबूल किया कि मेरे आईएसआई से लिंक है, मैं कैसे हथियार इलीगली प्रोक्योर करता हूं जो पंजाब बॉर्डर पे ड्रॉप किए जाते हैं ड्रोन से, या कैसे, और उनको कैसे मैं लाता था। ये सारा कुछ उसने अपने इंटेरोगेशन में बोला है, तो उसको तो डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या जो भी हो। तो गैंगस्टर तो इनका इस्तेमाल पाकिस्तान की आईएसआई हमेशा करती आई है, दाऊद इब्राहिम का इस्तेमाल करती आई है। उनको तो अपना मकसद पूरा करना है भारत का, वो ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट वाली बात है ना, उनका जो स्टेटेड पॉलिसी है, तो वो तो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी इकोनॉमी फेक करेंसी से बर्बाद करना चाहते हैं, आपके यूथ को ड्रग एडिक्ट बना के बर्बाद करना चाहते हैं। तो आई डोंट थिंक कोई पाकिस्तान आईएसआई के जो मोटिव्स हैं उसमें कोई डाउट होना चाहिए। वो तो सबको पता है, वो तो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, लेकिन उनका इस मकसद में कुछ लोग हमारे यहाँ मदद करते हैं और ये फैक्ट है। इसीलिए बार बार कहना पड़ता है
कि पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, उनसे इतना डर नहीं है जितना अपने अंदर लोगों का खतरा है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा डेंजरस जो उनकी मदद करते हैं, और उसमें चाहे हमारे मंत्रीगण हों, चाहे ये अतीक अहमद टाइप के लोग हों। दाऊद इब्राहिम का इस्तेमाल किया गया मुंबई में हमले करने के लिए, जब भी एक्सप्लोजिव पहुंचाना था, हथियार पहुंचाने थे, उसका इस्तेमाल किया गया। ड्रग्स पहुंचाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसमें कोई जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो सब जानती हैं, आम आदमी तक अब फिल्म के जरिए पहुंच गए। जी, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, इस फिल्म के जरिए कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, इसलिए बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप इसमें बीजेपी का वो डिमोनेटाइजेशन मोदी जी ने बहुत सोच समझ के की है, और उसमें इतने पूरे देश को जो जो परेशानी जरूर हुई, सबको हुई, लेकिन अगर वो नहीं किया जाता तो हजारों लाखों करोड़ रुपया फेक करेंसी अंदर घुस आता, और बहुत जरूरी था वो। और वो सारा काफी हद तक डॉक्यूमेंटेड है, ऐसे नहीं है। अब एक बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट बोलना पसंद नहीं करेगी और ना ही करेगी। आप और हम बात कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, क्योंकि वो कुछ चीजें होती हैं जो पब्लिकली नहीं कही जा सकती। बट ये फैक्ट है कि अगर ये नहीं किया जाता तो इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने का पूरा प्लान था। और ये हम सब जानते हैं कि नेपाल से, बांग्लादेश से ये फेक करेंसी करोड़ों करोड़ों के हिसाब से आती थी, और उसका इस्तेमाल, और जब से डिमोनेटाइजेशन की है तब से पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई है। आज वो भीख मंगे हो गए, वो ऐसे नहीं हुए, वो एक पैरेलल इकोनॉमी चलाते थे, तो खत्म हो गए। तो अब मेरे ख्याल उससे बढ़िया एविडेंस तो किसी को नहीं चाहिए, वो प्रूफ है आप सबके सामने आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। तो ये डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं नहीं कहूंगा 100% इसी का है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रोल था। इसके साथ और भी कई कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, तो उसका ही नतीजा है आज पाकिस्तान जहां आपके सामने कटोरा लेके खड़ा है। हवाला चैनल्स थी, उसमें एक हमारा ये जो इंटरनेशनल ट्रेड चलता था उसमें उसका भी इस्तेमाल किया जाता, अंडर वैल्यू की जाती थी चीजें। सपोज करो किसी ने, सोपुर के आदमी ने, जो जब ये ट्रेड चलता था तो वहां से बादाम मंगाए लेट से 50 लाख के, तो आप उसको 20 ही लाख दिया, बाकी 30 लाख जो है वो पैसा उसके पास, उसको अंडर वैल्यू कर दिया, 20 लाख कीमत दिखा दी, तो जो 50 लाख की वैल्यू थी तो उसमें 30 लाख बचा, वो 30 लाख जाता था पत्थरबाजों के पास। तो इस तरह ट्रेड में भी अंडर वैल्यू किया। ट्रेड में एक बार मैं खुद जब डीजीपी था तो आई थिंक 70 या 80 किलो हीरोइन पकड़ी थी ट्रक से, 1-1 किलो के हीरोइन के पैकेट थे, विच वॉज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। तो आप लगाइए, ये सारा आप अपने से नेक नीयत से ट्रेड कर रहे हैं कि इससे रिश्ते अच्छे होंगे, और वो क्या है, आपको हथियार भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं, और ये टेररिज्म का पैसा। तो आप पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ कर क्या लोगे, जिसको वहाँ की आर्मी और आईएसआई बहुत टाइटली कंट्रोल करती है। वो तो पहले तो मार्शल लॉ लगाते थे, आजकल ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम क्या है कि पार्लियामेंट नाम की है, जुडिशरी नाम की है, गवर्नमेंट चलाता है आसिम मुनीर और उसकी आईएसआई। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम जिसको बोलते हैं, बेसिकली उनका टाइट कंट्रोल है, और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं छोड़ा जो उनका क्रिएटर है। सर, जैसे आपने कहा ना कि कारोबार होता रहा पाकिस्तान के साथ, इधर आतंकवादी हमले होते रहे, लाउड स्पीकर पर बोला जाता रहा कि बस में बैठने से पहले सीट के नीचे देख लें, किसी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं। और उस वक्त तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये फरमाते थे कि सारे आतंकवादी हमलों को रोका नहीं जा सकता। आज की तारीख में हर बात पर वो सवाल उठाते हैं। और फिर उस वक्त तो एक और कमाल कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने सर, 2010 में यूपीए सरकार ने 25 आतंकवादियों को छोड़ दिया था और वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेज दिया था।
एक गुडविल जेस्चर था, सद्भावना थी, और बदले में एक भी भारतीय कैदी को पाकिस्तान ने रिहा नहीं किया। सर 26/11 आतंकवादी हमले के 18 महीने बाद ये कमाल कर दिया था यूपीए सरकार ने, और इनमें से कितने आतंकवादी थे जिन्होंने बाद में आकर भारत पर हमले किए? बिल्कुल सही। देखिए, अमन की आशा का एक यहाँ बहुत बड़ा नैरेटिव रहा है, अगर आपको याद होगा। लोग सोचते थे कि अमन की आशा, लोग बड़े अच्छे हैं, लड़ाई पॉलिटिशियनों की है, लड़ाई गवर्नमेंट्स की, ऐसा नहीं है। वहां की इट इज एन अबाउट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान टू डिस्ट्रॉय इंडिया, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कार्ड्स। ये नहीं है कि लोग अच्छे हैं। बहुत सारे लोग फील करते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी बड़े अच्छे हैं, यहाँ की उनकी कोई लड़ाई नहीं है, सरकारों की लड़ाई है। ऐसा नहीं है। वो आपको किसी भी तरीके से आपको बर्बाद करेंगे। तो इसलिए ये जो अमन की आशा वाला जो वो नैरेटिव था ना, वो सब ने देख लिया। वो इन्होंने इनफैक्ट कांग्रेस के टाइम पे, अगर आपको याद होगा, डायलॉग वाज डीलिंक्ड विद टेररिज्म। मतलब वो इंसिडेंट करते जाएं, आप उनसे डायलॉग करिए। ये वही सोच है, ये उसी का नतीजा है। आपने 25 टेररिस्ट छोड़ दिए लश्कर और जैश के, वो रिसाइकिल होके वापस यहाँ आए। उन्होंने दोबारा यहाँ वारदातें की, और आपका एक भी कैदी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये जो ये वाली सोच है ना, ये पाकिस्तान इसी सोच की वजह से आपको बेवकूफ बनाता रहा, और उसी का नतीजा था कि ये आप इतने इंसिडेंट, टेरर के इंसिडेंट इस कंट्री में हुए। कितने हजारों लोग घर बर्बाद हो गए, हजारों। आप एक एक शहर में देखिए कितनी दुनिया मर गई, ब्लास्ट में, अटैक्स में। अगर आप गिनोगे तो लिस्ट देखिए, पिछले 20, 25, 30 सालों में कितनी बुरी हालत देश की हुई। अब क्यों नहीं होती? बहुत सारे लोग कहते हैं आप इस तरह की बातें हेट मॉन्गरिंग है, आप लड़ाई की बात करते हैं। बहुत हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कहते बात करिए। किससे बात करिए? नवाज शरीफ से बात करिए, शहबाज शरीफ से बात करिए। इमरान खान जेल में है, जो इनका प्रेसिडेंट है जरदारी, उससे बात करें। वो सब कठपुतली हैं। दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। कौन डिसीजन लेता है? आर्मी का चीफ, आईएसआई का चीफ। दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू। उनसे क्या बात करोगे? उनका स्टेटेड पॉलिसी है कि आपको बर्बाद करना। उनकी एग्जिस्टेंस ही आपके साथ अपने लोगों की नफरत कराना है। ये जो 25 लोगों की लिस्ट मैंने आपको दिखाई कि इनको रिहा किया गया था, आपने तो कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर को आप ही एयरपोर्ट तक लेकर गए थे जम्मू की एक जेल से, और तब भी 25-30 आतंकवादियों की लिस्ट भारत सरकार को दी गई थी। लेकिन उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल फर्म थे कि बाकियों को नहीं छोड़ा जाएगा, 3 को छोड़ा गया था। तो क्या जो ये 25 आतंकवादी बाद में 2010 में यूपीए सरकार ने रिहा किए, उनमें वो आतंकवादी थे जिनकी लिस्ट कंधार के वक्त थमाई गई थी? देखिए, मैंने वो लिस्ट देखी नहीं, बट यस, उस वक्त लिस्ट बड़ी लंबी थी जो दी गई थी, लेकिन उसमें से अल्टीमेटली नेगोशिएशंस हुई थी। एक तो वो पैसा मांग रहे थे, पता नहीं कितने $1 मिलियन, जो नहीं दिया गया था, और अल्टीमेटली एग्री किया गया था 3 लोगों को छोड़ा जाएगा, और तीनों बहुत खूनखार थे, जिसमें आजर मसूद था, मुश्ताक लटरम था जो मीर डाउनटाउन का रहने वाला था, बड़ा बहुत ही जालिम टेररिस्ट था, और एक शेख था। तो ये तीनों को छोड़ा गया। उसमें आजर मसूद सबसे ज्यादा डेंजरस था, जिसने जाते ही जैश ए मोहम्मद बनाई, और अनफॉर्चुनेट काम मुझे ही करना पड़ा उसको लेकर टेक्निकल एयरपोर्ट पे दिल्ली से जो जहाज आया था, और एक सीनियर अधिकारी आए थे, उनके हवाले करना था। इनको छोड़ने का मतलब हो गया कि आपने फिर इनको उसी साइकिल में डाल दिया, और ये फिर दोबारा आपको ही मारने के लिए आएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि ये परमानेंटली आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। लॉ इसी तरह का इस देश में बनना चाहिए। जी, आतंकवादियों के साथ आप आम
कैदी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते ना, वो आतंकवादी, उनको रिहा कैसे किया जा सकता है? फिर तो आप हमारे जो सुरक्षा बल है उनके साथ धोखा कर रहे हैं। कितने जान कुर्बान करनी पड़ती है हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को, तब कहीं जाकर वो आतंकवादियों को जिंदा पकड़ते हैं, और उसके बाद आप गुडविल जेस्चर के तहत छोड़ दें उनको, तो बहुत बड़ा धोखा है। और सर, उन्होंने कितने ऐसे लोगों को छोड़ा जो भारतीय कैदी उनकी कैद में है पाकिस्तान के, उनको तो कभी भी इस तरह की रियायत नहीं बरती गई, उससे तो मिलने तक नहीं किया जाता है। आप कुलभूषण का केस याद कर लीजिए। तो ये भारत की सरकार की ऐसी नीति रही है, मतलब 25-25 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया कि भाई सजा पूरी हो गई। अरे वो आतंकवादी हैं, वो लौट कर दोबारा आएंगे ही आएंगे, आप कैसे रिहा करते हैं? ये पॉलिसी रही है, और ये अनफॉर्चुनेटली इसको मैं मानता हूं कि ये रही है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं थी। तो अल्टीमेटली फिर अनरिटन एक बाय बर्ड ऑफ माउथ सभी फोर्सेस में था कि फिर जिंदा नहीं पकड़ेंगे। तो आपने देखा होगा जो फॉरेन टेररिस्ट आते हैं उनको बहुत कम पकड़ा जाता है, आजकल उनको सीधा बदतरहूरों के पास ही पहुंचाया जाता है। ये पिछले कई सालों से जब सरकार की अगर ऐसी पॉलिसी रही, अल्टीमेटली सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो आर्मी हो, सीआरपी हो, पुलिस हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी, बीएसएफ, सब ने मिलकर फिर यही डिसाइड किया कि अल्टीमेटली इनको बदतरहूरों के पास ही भेजना सोल्यूशन है, क्योंकि जेलों में बिरयानियां खिलाते रहो, उसके बाद इनको फिर जेल टर्म पूरा हो गया, जज साहब कहते हैं छोड़ दीजिए, तो फिर वो जाएगा। पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको चेंज लाने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक अपीजमेंट करने के लिए टाडा खत्म कर दिया, पोटा खत्म कर दिया। तो किस तरह से लड़ेगा सिक्योरिटी फोर्स के लोग, कैसे लड़ेंगे? जो टेररिज्म को फाइट करने के लिए लॉ थे उसको ही आपने हटा दिया आपकी पार्लियामेंट के थ्रू। तो आपका जो जवान है वहां, आर्मी का, बीएसएफ का, सीआरपी का, पुलिस का, एसएसबी का, आईटीबीपी का, वो जेएंडके पुलिस का, वो कैसे लड़ेगा? तो उसको फिर अल्टीमेटली आपने देखा होगा पिछले कई सालों से अब फॉरेनर्स को नहीं पकड़ा जाता, हाँ पाकिस्तानी जो लोकल टेररिस्ट हैं उनको पकड़ा जाता, उनको मौका पूरा दिया जाता सुधरने का। जी सर, अपीजमेंट की बात आपने की, अपीजमेंट ही तो थी कि 26/11 जैसा इतना बड़ा आतंकवादी हमला देश पर हो जाए, और उसके बाद भी 18 महीने बाद इन आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाए, और उसके बाद भी पाकिस्तान को 30 करोड़ का पैकेज दिया जाए, और एकदम से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी जाए। पूरा देश, पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत इसका बदला लेगा, लेकिन हमारे देश के नेता कहते हैं कि नहीं नहीं, बड़ा गलत मैसेज चला जाता और इसका फायदा बीजेपी को हो जाता 2009 में होने वाले लोकसभा चुनाव में, इसलिए पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया। तो इससे बड़ा और एग्जाम्पल अपीजमेंट का क्या हो सकता है सर? मुझे लगता है उनको ज्यादा प्रायोरिटी थी कि सत्ता कैसे हमारे पास रहे, नॉट कंट्री। कंट्री वाज नेवर इन दी फर्स्ट प्रायोरिटी। अल्टीमेटली कि हमें सत्ता कैसे मिले, बीजेपी को फायदा कैसे ना मिले। तो ये जो सैफरन टेरर का नैरेटिव चलाया, पाकिस्तान पर कोई रिटेलिएशन नहीं की जो मुंबई अटैक के बाद, और चिदम्बरम तो जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट है सोशल मीडिया में, मैंने खुद सुना है कि उस वक्त कोंडीलीसा राइस होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए की, शी केम immediately, I think after 10 week or 10 days of Mumbai attack, and met everyone including prime minister and home minister and defense minister के आप अटैक नहीं करेंगे। तो ये जो कहते हैं मोदी सरेंडर किसने किया था उस वक्त? किसने सरेंडर किया उस वक्त? तो सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन था? मनमोहन जी नहीं थे, मनमोहन सिंह जी नाम के प्राइम मिनिस्टर थे, तो असली प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो किसने सरेंडर? तो सरेंडर किसने किया? तो इस तरह का नैरेटिव जो है, इसका कोई देश जो है वो देखता है सब कुछ, ये जो जनता है सब जानती। सर, यही सारी बातें तो धुरंधर 2 में सामने आ रही है ना, कि किस तरह से भारत के अंदर बैठे हुए, वो जो ढाई फ्रंट जिसकी हम बात करते हैं, भारत के अंदर बैठा हुआ एक जमात थी, एक इकोसिस्टम था जो कि पाकिस्तान के लिए रोता था और पाकिस्तान की मदद करता था।
क्योंकि कोशिश तो उस फिल्म के मुताबिक 2017 में पाकिस्तान भी नहीं चाहता था, इस देश का एक बहुत बड़ा तबका भी नहीं चाहता था कि कोई राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन रखता है, और उत्तर प्रदेश जिसके पास है वो दिल्ली को कंट्रोल करता है। ये सच्चाई है, वही दिखाता है कि उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे बड़ी स्टेट है, उसमें मेरे ख्याल 85 या कितने एमपी, तो वो पूरे पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए पाकिस्तान की कोशिश थी कि उत्तर प्रदेश जो है बीजेपी योगी जी टाइप बंदा ना आए। तो अल्टीमेटली उनकी प्लान फेल हो गई, और उसको वो कामयाब करने के लिए उनको हवाला पैसा चाहिए था। उसके लिए उनको ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो अंडरवर्ल्ड है, इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे लाएंगे आप इतने हजारों करोड़ यहाँ, और कैसे फिर इन्फ्लुएंस करेंगे यूपी की सरकार और उसके थ्रू दिल्ली की सरकार। आप चाहते हो, इसीलिए अगर आप पाकिस्तानियों को पूछें तो वो कहते हैं हमारा सपना था कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते, तो वो तो बने नहीं, क्योंकि उससे चाइना और पाकिस्तान दोनों का जो प्लान है वो पूरा होता है। लेकिन अब इस देश का जो आम आदमी है, जो वोट डालने वाला है, वो ये सारा कुछ पाकिस्तान की, चाइना की और हमारे अंदर के लोगों की ये चाल समझ गए हैं। इसीलिए आज उनकी ये हालत है। अब देखिए मोस्ट ऑफ देम, ये जो पार्टियां हैं जो इनको अपीज करने की कोशिश करती हैं, उनकी आप हालत देख लीजिए, और आगे और बदतर होगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। ये बातें पहले छुप जाती थी, आपने 70 साल राज कर लिया, लेकिन अब ये बातें छुपती नहीं है। चाहे वो फेक करेंसी की हो, चाहे रिटेलिएशन की बात हो पाकिस्तान पे, या किस तरह से आप पाकिस्तान परस्ती करते हैं। आज भी यहाँ कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए दिल में दर्द रखते हैं, तो उनके लिए उनको तो बहुत तकलीफ होगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, धुरंधर ने सच दिखाया, तो इसीलिए दर्द हो रही है और इस फिल्म पर बैन लगाने की बात हो रही है, लेकिन सच कड़वा होता है और ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अपीजमेंट करते हुए उस तबके के साथ खड़े नजर आए, इसलिए इस फिल्म का विरोध हो रहा है। लेकिन अभी तो ये धुरंधर 1 और धुरंधर 2 आई है सर, बहुत जल्द धुरंधर 3 के लिए भी मसाला तैयार है। जैसे ये लश्कर तैयबा का कमांडर बिलाल मारा गया है, तो अभी तो मुझे लगता है और भी बहुत सारा कुछ सामान मिलेगा अगली फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय।